मानकर चलिए यदि बिजली का जो प्रोडक्शन है वो उसको प्रोडक्शन करने में कोई थर्मल पावर प्लांट है, उसे कोयला प्रोडक्शन प्लांट तक लाने के लिए 5 रुपये लगे सिर्फ कोयले को लाने में। जहाँ से कोयला थर्मल पावर प्लांट तक लेके आया गया यातायात के साधन से, या फिर यातायात के साधन में आपको मालूम है रेल के द्वारा भी लाया जाता है, ट्रकों के द्वारा भी लाया जाता है। यदि इसका प्रोडक्शन मतलब कि वहाँ से थर्मल पावर प्लांट तक लाने का चार्ज लग गया 5 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपने उस कोयले को पीसने के बाद उसको आप क्या करोगे, जलाओगे, बॉयलर में डालोगे। बॉयलर में डालने के बाद प्रोडक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होने में आपको 50 पैसा और ज़्यादा लग गया। मतलब 5 रुपये का आपका कोयला हो गया, 50 पैसा बिजली उत्पन्न करने के लिए उसका कॉस्ट लग गया, मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है। अब फिर 50 पैसा आपको वहाँ के एम्प्लॉइयों को वेतन देने के लिए लग गया, तो ये हो गया टोटल 6 रुपये, ठीक है। हम अभी 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। कितने की बात कर रहे हैं? 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। 1 यूनिट को उत्पन्न करने के लिए हमें 5 रुपये का हमें कोयला लग गया, 50 पैसे का उसके साथ में मेंटेनेंस का चार्ज लग गया, और 50 पैसा जो है वो एम्प्लॉइयों को वेतन देने में लग गया, ठीक है। ये इतनी चीज़ निकाल लिए। अब बिजली 1 यूनिट कितनी की हुई हमारी? 6 रुपये की। मतलब 6 रुपये के कॉस्ट में हमने बिजली को उत्पन्न किया। अब हम उसको बेचेंगे कितने में? हाँ, तो क्या जो बिजली को उत्पन्न करने में जो प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट लगी हुई है उससे कम रेट में बेच सकते हैं क्या हम? भाई नहीं बेच सकते ना, ये तो घाटा हो जाएगा। तो फिर हम करेंगे क्या? हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो 1 यूनिट पर कम से कम 50 पैसा तो निकालेंगे। 1 यूनिट उत्पन्न करने के लिए हमको 6 रुपये लगा, तो बिजली को कम से कम 6 रुपये या फिर 6.5 रुपये या फिर 7 रुपये में बेचेंगे। या तो 50 पैसा प्रॉफिट निकालेंगे 1 यूनिट में, या तो 1 रुपये निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा ही होता है हमारे MP में। आपने देखा होगा जो घरों में बिजली आती है उसका जो टैरिफ है, उसका जो रेट है, उसका जो दर डिसाइड किया गया है वो 7 रुपये यूनिट है। तो ये मानकर चलिए कि 5 रुपये का कोयला लग गया, 50 पैसे का उसका मेंटेनेंस चार्ज लग गया, 50 पैसा एम्प्लॉइयों के वेतन में चला गया, ठीक है। ये हो गया 6 रुपये। उसमें आपको पता है 1 रुपये जो है वो शुद्ध गवर्नमेंट का प्रॉफिट है। 1 रुपये गवर्नमेंट का शुद्ध प्रॉफिट है। तो अब आपको बिजली कितने में मिल रही है? 7 रुपये में। तो इस तरीके से दर को डिसाइड किया जाता है। तो हम उसी दर के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए, वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टैरिफ्स, और टैरिफ्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। टैरिफ्स यानी होता है दर। तो टैरिफ्स को हम बिजली की दर भी कह सकते हैं। बिजली की दर, यहाँ पर टैरिफ को बिजली की दर से संबोधित किया गया है। और यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है, जो बिजली उत्पन्न होती है, उसे हम किस दर पे बेचें। मानकर चलिए मेरा एक कोई पावर प्लांट है और मैंने 6 रुपये के हिसाब से बिजली को ख़रीदा। तो मैंने जिसके पास से ख़रीदा, ठीक है, प्लांट वाला जो व्यक्ति है, मानकर चलिए कि मेरे पास कोई पावर प्लांट है और आपने मेरे पास से 7 रुपये के रेट में ख़रीदा, ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने में 1 यूनिट में 6 रुपये लगा, मैंने आपको 7 रुपये में बेच दिया। तो 1 रुपये का मुझे क्या हुआ? मुनाफा हुआ। तो क्या 1 रुपये के मुनाफे के लिए ये जो बिजली की दर मैंने डिसाइड किया है, ये दर कैसे डिसाइड करेंगे? तो जितनी कैपिटल कॉस्ट लगेगी उसके हिसाब से दर को डिसाइड किया जाता है। चलिए, कुछ की पॉइंट्स हैं, हम इसे आपको बताते हैं। टैरिफ क्या होता है? द रेट ऑफ एट विच सप्लाई एनर्जी टू अ कंज्यूमर इज कॉल्ड टैरिफ।
तो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए या कंज्यूमर को जो बिजली सप्लाई की जाती है उसका दर डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो दर डिसाइड किया जाता है ये बिजली के प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि बिजली को उत्पन्न करने के लिए कितने पैसे खर्च हुए आपके। तो बिजली को उत्पन्न करने में जितने पैसे खर्च होंगे उसमें आप एक यूनिट के हिसाब से या तो 50 पैसा या 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगा लीजिए, तो उस हिसाब से आपकी जो बिजली की जो दर है वो डिसाइड हो जाएगी। ये दर को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, आप उसी कैटेगरी के आधार पर ही उपभोक्ता को या कंज्यूमर को आप बिजली बेच सकते हैं। अब आप जैसे हम कंज्यूमर हैं तो कंज्यूमर किस दर से उसे बिजली दिया जाएगा ये गवर्नमेंट द्वारा पहले से डिसाइड हो चुका है, ठीक है। यदि किसी को घर का कनेक्शन चाहिए और घर के कनेक्शन की जो बिजली का रेट होगा वो अलग होगा। यदि कोई कॉमर्शियल यूज़ करता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करता है, उसका दर अलग होगा। खेतों में मोटर चलाने के लिए यदि उसको बिजली की आवश्यकता है तो उसका दर अलग होगा। सबका रेट अलग अलग है। अब हम कुछ ऐसे की पॉइंट को देखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट को देखेंगे जिसके माध्यम से बिजली की दर को डिसाइड की जाती है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैरिफ, ठीक है। तो बिजली की दर को डिसाइड करने के लिए हम कुछ ऐसे की पॉइंट है, इसको हम पहले याद में रखते हैं या इनकी गणना पहले करते हैं कि हमें कितने फ्यूल की, कितने कॉस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि हमें बिजली उत्पन्न करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा, कितने पैसे खर्च हुए, ये इसको यहाँ पर देखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिकवरी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट जनरेटिंग स्टेशन। तो हमें ये डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन किया गया है इस प्रोडक्शन करने में हमें जनरेटिंग स्टेशन में कितने हमें पैसों की आवश्यकता पड़ी, हमें किन किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ी और उनको खरीदा गया जब तो उसका रेट क्या था। कुछ आ रहा है समझ में? जनरेटिंग स्टेशन में जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है तो कोयले की आवश्यकता होगी। तो हमने कोयला यदि किसी खदान से या खान से हम खरीदते हैं तो हमने कोयला किस रेट से खरीदा उसको देखेंगे। यदि कोयले का रेट ही 5 रुपये है प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम 5 रुपये है और 1 किलोग्राम में 1 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उस हिसाब से हम इसका रेट डिसाइड करेंगे ना। तो यहाँ पर वही देखना है डियर स्टूडेंट कि रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट जनरेटिंग स्टेशन। तो जनरेटिंग स्टेशन के आधार पर ही मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये प्रोडक्शन की जो कास्ट है वो जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर डिसाइड होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कितने रॉ मटेरियल की, फ्यूल की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक। सेकेंड देखेंगे तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट, सेकेंड है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपको पता है कि बिजली तो 11 kV जनरेटिंग प्लांट से 11 kV जनरेट हो जाती है, होती है, उसे फिर हम क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं। तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, फिर उसे क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो आपके घरों तक आता है। तो इसके 3 चरण होंगे, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जनरेशन करते समय हमें फ्यूल की आवश्यकता हुई, मतलब कोयले की आवश्यकता पड़ी हमें, हमने कोयले को जलाकर बिजली उत्पन्न किए, 11 kV अल्टरनेटर से उत्पन्न हो गया। अब जब हम उसे मानकर चलिए 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के दूरी में हम उसको ट्रांसमिट करेंगे तो कुछ लॉस भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है कि नहीं, पावर लॉस होगा। तो जब पावर लॉस होगा तो उस पावर लॉस की क्षतिपूर्ति भी तो हमें करना होगा। भाई आप ये मानकर चलिए 11 kV आपने यहाँ पर प्रोडक्शन किया और उसको 132 kV में कन्वर्ट कर दिया, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। जब ट्रांसफार्मर के द्वारा 11 को 132 kV में आपने कन्वर्ट किया तो जब आप ट्रांसमिट करोगे तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ आपको 132 kV ही मिलेगा 100 किलोमीटर दूरी के बाद भी, कुछ तो लॉसेस हो जाएंगे। एसी में लॉसेस होते हैं कि नहीं,
एसी में स्किन इफेक्ट होता है, फेरांटी इफेक्ट होता है, सीवेक इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, कोरोना इफेक्ट होता है। ये वर्ड तो फेमस हो चुका है, कोरोना इफेक्ट। तो ये बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, उनके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लॉसेस के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो अब हमें मानकर चलिए यहाँ पर 130 केवी ही बिजली प्राप्त हुई 100 किलोमीटर की दूरी के बाद, तो 2 केवी क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो उसे भी तो ऐड करेंगे, हम करेंगे कि नहीं, क्योंकि उस 2 केवी को भी तो हमें उत्पन्न करने के लिए फ्यूल की आवश्यकता पड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड जो पॉइंट होता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तो हम किसकी रिकवरी करते हैं, इस कॉस्ट की भी रिकवरी करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कॉस्ट की भी रिकवरी करते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कॉस्ट की भी रिकवरी की जाती है, क्योंकि हमें ट्रांसफार्मर भी तो लगाना है भाई। ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वो तो लाखों रुपए का हो जाएगा, उसको डेली यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा ना। तो मेंटेनेंस करने के लिए ऑयली ग्रीसिंग करना होगा, उसमें ट्रांसफार्मर ऑयल भरना होगा, तो उसका भी तो मेंटेनेंस का चार्ज हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उसका मेंटेनेंस का भी चार्ज जोड़ेंगे, जब उसके मेंटेनेंस का चार्ज जोड़ेंगे उस हिसाब से ही हम बिजली की दर को डिसाइड करेंगे। और नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर आपने 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से रख दिया। आप ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं तो वहाँ 5 से ज़्यादा जो है यहीं उसका चार्ज बढ़ रहा है, और बिजली आपको बेचना था 10 रुपये में, आपने बेच दिए 5 रुपये में, तो शुद्ध घाटा हो गया आपके 5 रुपये का। तो ये फिर ये ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम का मेंटेनेंस कैसा करेंगे फिर आप, तो मेंटेनेंस फिर होगा नहीं। इसीलिए ये चीज़ों को देखा जाता है कि जनरेशन से ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक कितनी बिजली की खपत होती है, इनको मेंटेनेंस करने में कितना पैसा आपका खर्च हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर लास्ट में दर को डिसाइड किया जाता है। ठीक, आपको समझ में आ रहा है। चलिए, थर्ड पॉइंट है रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर रिकवरी ऑफ कास्ट, जो कास्ट की रिकवरी की जाती है वो मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस करेंगे ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल कम हो गया, सिलिका जेल ख़राब हो गया, ब्रीदर ख़राब हो गया, एक्सप्लोजन वेंट ख़राब हो गया, या ऑयल का लेवल कम हो गया, या आइसोलेटर ख़राब हो गया, या सर्किट ब्रेकर ख़राब हो गया, या स्विच गियर ख़राब हो गया, या कंडक्टर कट गया, या कहीं अर्थिंग ख़राब हो गई, तो हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे ना सब स्टेशन का। तो मेंटेनेंस करेंगे तो हमें अलग से नया केबल डालने के लिए तो फिर अलग से पैसा लगेगा, केबल का कॉस्ट। तो हम ये सारी चीज़ों को मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है उसके मूल्य का भी निर्धारण किया जाता है। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन मतलब चलाने के लिए और मेंटेनेंस, ठीक है, तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट भी हम जब बिजली की दर को डिसाइड करते हैं तो उसमें लिखा जाता है। इसलिए तो देखना आप, सामान्य ऊर्जा प्रभार बिजली बिल में लिखा रहता है, नियत प्रभार, सामान्य ऊर्जा प्रभार, और कौन कौन से प्रभार, अतिरिक्त प्रभार होता है ऐसा लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्यों इंक्लूड की जाती है, सामान्य ऊर्जा प्रभार देखेंगे आप तो वो 1.5 रुपये या 2 रुपये कुछ लिखा रहता है, ठीक है। स्थिर ऊर्जा और बहुत सारे जो प्रभार हैं वो वहाँ पर लिखे रहते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मेंटेनेंस और ऑपरेशन इसका भी चार्ज लगता है, उस हिसाब से दर को डिसाइड की जाती कि आप कितना पेमेंट करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैरिफ, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम टैरिफ की दर को डिसाइड करते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट, आपको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, एक तो जनरेटिंग स्टेशन जनरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसमिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन कॉस्ट। ये ऐसे देखा जाए तो ये फर्स्ट हो गया जनरेटिंग कॉस्ट, सेकेंड है ट्रांसमिशन कास्ट, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, फोर्थ है ऑपरेशन कास्ट, एंड फिफ्थ है मेंटेनेंस कास्ट। ये 5 टाइम्स जो है 5 प्रकार के कॉस्ट
इनके कॉस्ट की रिकवरी की जाती है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ, कि टैरिफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब हम टैरिफ बनाते हैं तो टैरिफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, उसका अभिलक्षण क्या होना चाहिए, टैरिफ के लक्षण क्या होना चाहिए, हम किन किन चीज़ों को याद में रख के टैरिफ बनाएंगे, दर डिसाइड करेंगे। बिजली हमने उत्पन्न किया, मानकर चलिए हमारे घर में कोई सोलर पावर प्लांट लगा है, हमने अपने छत के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो कर ले, लेकिन उसे बेचेंगे किस दर पे, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे, हमें खर्चा कितना हुआ, बिजली को उत्पन्न करने के लिए हमारा खर्चा कितना हुआ, उसको जोड़ेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, फिर पर यूनिट के हिसाब से लगाएंगे कि भैया मैं आपको 7, 7.5 या 8 रुपए के रेट से बिजली बेचूंगा। बोलेगा भैया मुझे 6 के रेट से चाहिए, तो बोलोगे क्या भैया इतना तो इससे ज़्यादा खर्चा तो मेरे को मेंटेनेंस में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए आप क्या कहेंगे, भैया मैं इतने कम रेट में बिजली नहीं बेच सकता आपको। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप टैरिफ में देखें तो प्रॉपर रिटर्न आपको आना चाहिए। प्रॉपर रिटर्न मतलब पैसा आपका प्रॉपर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50 रुपये पर यूनिट लगा लिए और आपका बिजली कोई खरीद ही नहीं रहा है, आपको रिटर्न पैसा ही नहीं आएगा। खरीद लिए, सामने वाले ने यूज़ भी कर लिया, लेकिन आपको पैसा ही नहीं दे रहा है। तो प्रॉपर रिटर्न आना चाहिए आपको टैरिफ का। उसके बाद फेयरनेस होना चाहिए। फेयरनेस का मतलब ये है कि उलझा हुआ टैरिफ नहीं होना चाहिए आपका। यदि आपका टैरिफ उलझा हुआ रहेगा, आप दर ये भी प्रभार जोड़ दिए, वो प्रभार जोड़ दिए, नियत प्रभार जोड़ दिए, ऊर्जा प्रभार जोड़ दिए, नाइट ड्यूटी वाला प्रभार भी जोड़ दिए, अरे पता चला कि पानी वाला जो है पानी का प्रभार भी जोड़ दिया आपने कि हम जो नल से पानी ले रहे हैं उसका ही प्रभार जोड़ो, बोले बिजली खर्च हो रही है। बिल्डिंग बनाए, बोले उसका ही प्रभार जोड़ो। तो ये जो चीज़ें हैं, आपकी जो टैरिफ है वो फेयरनेस होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी दिखना चाहिए। ऐसे दुनिया प्रकार के उसमें प्रभार को इंक्लूड न करें, ताकि सामने वाले कंज्यूमर को स्पष्ट रूप से समझ में आए। मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ, आपके घर में भी बिजली का बिल आता है, लेकिन आपको आज तक बिजली का बिल नहीं समझता हूँगा कि उसने कौन कौन से प्रभार लगाया, ऊर्जा प्रभार लगाया, नियत प्रभार लगाया, स्थिर और मेंटेनेंस और दुनिया भर का प्रभार लगाकर पूरा बिलिंग जोड़ के बोले हो गया, बोले 500 रुपये। तो आज भी जो है रूरल एरिया में, एवं सिटी एरिया में भी बिजली का बिल उसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो टैरिफ कैसा होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, उसमें उल्टे सीधे प्रभार नहीं जोड़ना चाहिए। उसके बाद टैरिफ क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। टैरिफ क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सिंपल टैरिफ होना चाहिए, नॉर्मल, ताकि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। उसके बाद टैरिफ अट्रैक्टिव होना चाहिए। यदि अट्रैक्टिव टैरिफ होगा तो हमारे फ़ायदे में आएगा। अट्रैक्टिव टैरिफ का मतलब ये है कि चलिए आप 100 यूनिट तक बिजली जलाएंगे तो आपको हम इतने की छूट दे देंगे, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव लगना चाहिए। उसके बाद रीज़नेबल प्रॉफिट होना चाहिए टैरिफ का। टैरिफ का जो प्रॉफिट है वो रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली बेच रहे हैं, हमें कोई नहीं खरीदेगा, और ख़रीदेगा भी तो फिर मजबूरी हो जाएगी सामने वाले की, कंज्यूमर की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो रीज़नेबल प्रॉफिट होना चाहिए। रीज़नेबल प्रॉफिट नहीं रहेगा तो भी दिक्कत होगी। तो ये तो था कि ये बिजली क्या है और उसकी दर क्या है। तो बिजली की दर को डिसाइड कैसे करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव टैरिफ हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैरिफ। तो इसके 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो टैरिफ है वो प्रॉपर सीधा साधा और उलझा नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ, कि टैरिफ के टाइप्स कितने प्रकार के हैं, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड किया गया, या बिजली की जो डिपार्टमेंट है एमपीबी, उसके द्वारा जो डिसाइड किए गए हैं रेट,
उस रेट को हम यहाँ पर देखेंगे। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया टैरिफ, तो टैरिफ को कितने श्रेणी में, कितने टाइप्स में बांटा गया है यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट टैरिफ्स को यहाँ पर 7 टाइप्स में बांटा गया, 7 प्रकार के ब्लॉक में टैरिफ को बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे सिंपल रेट और यूनिफॉर्म टैरिफ। तो सिंपल रेट यूनिफॉर्म मतलब एक समान, सभी के लिए एक समान, चाहे रामू हो चाहे श्यामू हो, सभी के लिए एक समान टैरिफ। तो सिंपल रेट टैरिफ हो गया इसका, इसी को सिंपल रेट टैरिफ कहा जाता है या यूनिफॉर्म टैरिफ कहा जाता है। एक समान दर, सभी के लिए समान दर लगेगा, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप धनवान हो आपको भी वही रेट लगेगा, चाहे आप एकदम गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं और बिजली आपको भी चाहिए, आपका अधिकार है, आपका राइट है कि गवर्नमेंट को बिजली आपको भी देना पड़ेगा, तो उसका भी जो रेट होगा वो दर उतना ही होगा। सेकेंड में है फ्लैट रेट टैरिफ, ठीक, सेकेंड में फ्लैट रेट टैरिफ। तो फ्लैट रेट टैरिफ को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। जैसे घरों में जो बिजली यूज़ होती है वो ये आता है फ्लैट रेट टैरिफ के अंतर्गत। तो फ्लैट रेट टैरिफ के अंतर्गत इसमें देखेंगे तो लाइट लोड पहला और दूसरा होता है पावर लोड। इसको 2 कैटेगरी में डिस्पैच किया गया है। लाइट लोड में आप देखेंगे तो लाइट लोड जैसे कि सीलिंग फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये लाइट लोड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 100 वाट के अंदर वाले लाइट लोड, सीलिंग फैन 60 वाट, ट्यूबलाइट 40 वाट, एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं हम, ठीक है, रेडियो वगैरह यूज़ करते हैं, रेडियो एलईडी वगैरह, तो ये सब जो है लाइट लोड की श्रेणी में आते हैं। और सेकंड देखेंगे पावर लोड। तो लाइट लोड में देखेंगे तो मैक्सिमम एक सब सर्किट में 800 वाट का लोड होता है और इसमें मैक्सिमम 10 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं डियर स्टूडेंट? 10 पॉइंट होते हैं और 800 वाट का लोड होता है। पावर लोड देखेंगे सेकंड में, तो ये जो है फ्लैट रेट टैरिफ के 2 टाइप्स हैं, लाइट लोड और दूसरा पावर लोड। इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट होते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं? 2 पॉइंट होते हैं। और 2 पॉइंट में आप देखेंगे तो टोटल 1500 के 2 पॉइंट हो गए, तो ये टोटल कितना हो गया? 3000 वाट का लोड होता है इसमें, ठीक है। तो ये पावर लोड, लाइट लोड अलग हो जाएगा, पावर लोड अलग हो जाएगा। लाइट लोड में 6 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है और पावर लोड में 16 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ किया जाता है। कहीं पर 5 एम्पियर लिखा होगा तो भी सही है, ठीक है, कहीं पर 16 एम्पियर लिखा होगा वो भी सही है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, एक तो लाइट लोड है, दूसरा और पावर लोड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉक रेट टैरिफ। तो ब्लॉक रेट टैरिफ ये 3rd टाइप का है, तीसरे प्रकार का, ठीक है। उसके बाद है चौथा 2 पोर्ट टैरिफ। एक एक टैरिफ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। 5th है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, अधिकतम मांग टैरिफ, मतलब अधिकतम मांग दर। तो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ भी होता है, इसका भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर टैरिफ उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मैक्सिमम केवीए डिमांड टैरिफ, तो ये जो है किलो वोल्ट एम्पियर, तो मैक्सिमम केवीए डिमांड टैरिफ। सेकेंड है स्लाइडिंग स्केल टैरिफ एंड थर्ड है किलोवाट एंड किलोवाट हावर KVAR, तो ये हो जाएगा किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो ये R से होता है रिएक्टिव किलो वोल्ट एम्पियर टैरिफ, ठीक। तो ये 3 प्रकार के टैरिफ होते हैं, KVA मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, स्लाइडिंग स्केल टैरिफ, किलोवाट एंड KVAR टैरिफ। हमें यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर टैरिफ है। तो पावर फैक्टर टैरिफ आपको मालूम है, पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो 3 प्रकार के पावर फैक्टर होते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट इसीलिए किया जाता है ताकि लोड, आपके घर में जो बिजली का बिल आ रहा है वो कम आए, ठीक है। उसके बाद है 7th 3 पोर्ट टैरिफ।
3 पोर्ट टैरिफ। तो ये ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर तो 7 प्रकार के हैं। पहला है सिंपल रेट टैरिफ, दूसरा है फ्लैट रेट टैरिफ, तीसरा है ब्लॉक रेट टैरिफ, चौथा है 2 पोर्ट टैरिफ, पांचवा है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, छठवां है पावर फैक्टर टैरिफ एंड सातवां है 3 पोर्ट टैरिफ। तो ऐसे 7 प्रकार के टैरिफ हैं जिनके बारे में हम इलेक्ट्रिकल में टैरिफ में बिजली की दर में पढ़ते हैं और अलग अलग जगह अलग अलग लोड पर अलग अलग टैरिफ का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके घरों में जो बिजली की जो दर है वही आप देखेंगे एक कमर्शियल किसी शॉप में देखेंगे तो वहाँ पर वही रेट मिलेगा, नहीं, वहाँ का रेट अलग मिलेगा आपको। 3 फेज कनेक्शन है आपके घर में, उसका रेट अलग मिलेगा, ठीक है। यदि कोई इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्रीज़ का जो टैरिफ की जो दर होगी वो अलग होगी। तो सभी दर के बारे में यदि हम पढ़ें तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली आपको बस आज ये पढ़ना है। आज की क्लास में हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि बिजली की दर क्या होती है, कैसे डिसाइड की जाती है, किन किन पहलुओं को देखा जाता है, उसके बाद बिजली की दर डिसाइड की जाती है, कितने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है, बिजली की दर की। उसके बाद उसके टैरिफ के टाइप क्या होते हैं, उसके किस प्रकार से भाग होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर टाइप्स ऑफ टैरिफ में देखेंगे तो 7 प्रकार के टैरिफ होते हैं जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में 7 प्रकार के टैरिफ के बारे में हम पढ़ते हैं बुक्स में। इससे अच्छा जो है हम जब सिंगल पढ़ेंगे सिंपल रेट टैरिफ, यूनिफॉर्म टैरिफ के बारे में, तो एक एक टैरिफ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट इससे क्लियर होने लगेंगे, ठीक है। क्लास पसंद आई आपको, कुछ समझ में आया? चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।